हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल श्वेता ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के सेट 11 का क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आज हम 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमें इंस्पायरेशन मिलती है आपके लिए नई वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये मेरा नया चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको बीएड से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियोज की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मन का मानचित्रण संबंधित है। ऑप्शन ए, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। ऑप्शन बी, मन का चित्र बनाने से। ऑप्शन सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। और ऑप्शन डी है बोध यानी समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो मन का मानचित्रण का अर्थ मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। अतः अर्थानुसार किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेनी चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? ऑप्शन ए, सामाजिक दर्शन। ऑप्शन बी, मीडिया मनोविज्ञान। ऑप्शन सी, शिक्षा मनोविज्ञान। और ऑप्शन डी है शिक्षा समाजशास्त्र। तो स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र उन सभी ज्ञान एवं प्रविधियां से संबंधित है जो सीखने की प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ में तथा अधिक निपुणता से निर्धारित करने से संबंधित है। अतः यदि कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है वह है। ऑप्शन ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और ऑप्शन डी है संवेदी प्रेरक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इस अवस्था का प्रसार 7 से 11 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्राखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए, विकास के क्षेत्र। ऑप्शन बी, जीन। ऑप्शन सी, परिपक्वन प्राखंड। और ऑप्शन डी है स्कीमा या अवधारणाएं। तो जीन पियाजे ने मानसिक संरचनाओं के लिए स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है। स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित
करने हेतु विद्वान होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के ऊपर औपचारिक संक्रिया की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम उसके बाद रिक्त स्थान है, फिर है पर आधारित है। तो इस रिक्त स्थान में हमें सही सेंटेंस भरना है। तो ऑप्शन ए है ज्ञान के निर्माण, ऑप्शन बी अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, ऑप्शन सी पुनर्वलन के सिद्धांत और ऑप्शन डी है अधिगम के सक्रिय अनुबंधन। तो एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन ए महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, ऑप्शन बी सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, ऑप्शन सी कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना और ऑप्शन डी है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है कि अगर किसी शिक्षार्थी को कुछ समझाना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसके क्षमता के अनुसार उसे विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि प्राथमिक स्तर के छात्र को पूर्ण रूप से समझ सके। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है? ऑप्शन ए प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, ऑप्शन सी परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना और ऑप्शन डी है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो प्रत्येक शिक्षार्थी में अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने से ही शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? ऑप्शन ए, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी, सीखना लक्षणमुखी होता है। ऑप्शन सी, अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। और ऑप्शन डी है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर किसी शिक्षार्थी में सीखने की प्रवृत्ति है तो उसे शिक्षार्थी को शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान को कहीं भी किसी भी अध्यापक की सहायता से प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी ऑप्शन ए के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। ऑप्शन बी, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रेय सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन सी, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। और ऑप्शन डी है, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कोई विशेष व्यवहार न करके व्यक्ति उसके साथ कक्षा में श्रेय सीढ़ी के माध्यम से उससे सिखाने की सहायता उपलब्ध करानी चाहिए और उसके साथ भी एक सामान्य व्यवहार करना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? ऑप्शन ए, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। ऑप्शन बी, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ऑप्शन सी, संगति की आवश्यकता। और ऑप्शन डी है, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकलना एक शारीरिक आवश्यकता है, न कि मानसिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो वे बच्चे जो किसी भी लंबे प्रश्न के उत्तर को समझने की जगह उससे रटने की क्षमता रखते हैं। रटने से छात्र उससे हल करने की कोशिश तो जरूर करते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं सकते, जिससे उसे आगे के प्रश्नों में समस्या हो सकती है। अतः रटना बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। ऑप्शन ए, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। और ऑप्शन डी है, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है।
तो शिक्षण अभिप्रेरणा पढ़ाई लिखाई संबंधी प्रक्रिया में विद्यार्थियों की भागीदारी की इच्छा के साथ उत्पन्न होने के लिए प्रेरित करती है। अतः अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली, उसके बाद रिक्त स्थान है, फिर है की ओर संकेत करती है। तो इस रिक्त स्थान में हमें सही सेंटेंस भरना है। तो ऑप्शन ए है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी मूल्यांकन प्रक्रिया। ऑप्शन सी कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। और ऑप्शन डी है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो पाठ्य चर्चा का अर्थ पाठशालाओं की पुस्तकों का सूचीपत्र। अतः शिक्षा क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं की ओर संकेत करती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन ए शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। ऑप्शन बी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ऑप्शन सी शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। और ऑप्शन डी है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि छोटे बच्चों में सीखने, याद रखने और जानकारी का प्रतीक बनाने और समस्याओं को हल करने की क्षमता सामान्य स्तर पर होती है। इसलिए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है या किससे संबंधित है। ऑप्शन ए सीखने का प्रभाव नियम। ऑप्शन बी सीखने की प्रक्रिया का अभिवृद्धि नियम। ऑप्शन सी सीखने का तत्परता नियम। और ऑप्शन डी है सीखने का सादृश्यता नियम। तो एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है या सीखने का सादृश्यता नियम से संबंधित है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन ए विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। ऑप्शन बी विशेष विद्यालयों में। ऑप्शन सी विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। और ऑप्शन डी है अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो शिक्षा का समावेशीकरण के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अन्य सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए उसके बाद रिक्त स्थान है, फिर है के प्रति सचेत होना चाहिए। तो इस रिक्त स्थान में हमें सही सेंटेंस भरना है।
तो ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। ऑप्शन बी शैक्षिक और सशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। ऑप्शन सी प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। और ऑप्शन डी है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। तो आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शिक्षक और सशिक्षक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। ऑप्शन बी बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना। ऑप्शन सी सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करें। और ऑप्शन डी है सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो। तो इस संदर्भ में विद्यालय को यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रत्येक बच्चे को उसकी क्षमताओं के अनुसार पर्याप्त अवसर मिले। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? ऑप्शन ए अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। ऑप्शन बी बच्चों को सूचनाएं लिखाकर उन्हें याद करने को कहकर। ऑप्शन सी यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हो तो उन्हें दंड देकर। और ऑप्शन डी है तथ्यात्मक जानकारी देकर। तो किसी भी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने के लिए यह आवश्यक है कि उनको कक्षा में अपनी समझ व्यक्त करने का अवसर दिया जाए। जब अध्यापक इनके समझ विचार के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ले तो उनके गलत अवधारणाओं को विभिन्न तथ्यों, तर्कों, उदाहरणों आदि के माध्यम से बदलने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे क्योंकि ऑप्शन ए पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालेगा। ऑप्शन बी यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। ऑप्शन सी पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी। और ऑप्शन डी है जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे। तो यदि बच्चे प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकें पढ़ते हैं तो यह बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है और इसे वे सीख भी नहीं पाएंगे क्योंकि प्रमाण पत्र देना बाह्य पुनर्बलन है, जबकि बच्चे यदि आंतरिक पुनर्बलन से प्रेरित होकर पुस्तकें पढ़ते हैं
तो वे उसमें रुचि लेकर ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, जो अधिगम को स्थायित्व प्रदान करेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? ऑप्शन ए, कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं। ऑप्शन बी, सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। ऑप्शन सी, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। और ऑप्शन डी है, सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती। तो प्रेरणा एवं अधिगम के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती है, क्योंकि अधिगम के लिए प्रेरणा की अति आवश्यकता होती है, जो व्यक्ति के संवेगात्मक एवं संज्ञानात्मक व्यवहार से प्रेरित होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? ऑप्शन ए, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। ऑप्शन बी, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। ऑप्शन सी, बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। और ऑप्शन डी है, बच्चे अहं केंद्रित होते हैं। तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम अशक्तता वाले। ऑप्शन ए, बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। ऑप्शन बी, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। ऑप्शन सी, बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से पहचानते हैं और समझते हैं। और ऑप्शन डी है, बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है। तो अधिगम अशक्तता वाले बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कना की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए, दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। ऑप्शन बी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण। ऑप्शन सी, सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण। और ऑप्शन डी है सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। तो एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कना के पूर्व परंपरागत स्तर पर है। इस अवस्था में बच्चों का व्यवहार दंड तथा आज्ञाकारिता और स्वयं के लाभ की भावना से संचालित होता है। इस स्तर पर बच्चों के नैतिक निर्णय आत्मरुचि एवं दूसरे इसके बदले में क्या कर सकते हैं कि मान्यताओं पर आधारित होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके।